Assalamu alaikum dear students. I am Professor Muhammad Akram from Aspire College ठोकर कैंपस. Dear students, आज हम इस लेक्चर के अंदर इंग्लिश पार्ट 2 बुक 2 के चैप्टर नंबर 9 की रीडिंग करेंगे और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. तो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं. इस चैप्टर के अंदर बेसिकली तौर पर दुनिया की बढ़ती हुई आबादी की वजूहात और उनसे पैदा होने वाले मनफी मसाइल को उजागर किया गया है. आबादी में इजाफे की वजह से खुराक की किल्लत के साथ साथ बदहाली और बदअमनी जैसे मसाइल भी पैदा होते हैं और उनको साथ साथ ओवरकम करने के लिए जो पॉसिबल सजेशन थी वो भी ऐड की गई है. तो लेट्स स्टार्ट. पहले पैराग्राफ के अंदर राइटर हमें भूख के मुतल्लिक बताता है कि भूख सही मानों में क्या है या फाका सही मानों में क्या है, और ये एग्जाम्पल देते हुए कि अगर आप एक वक्त की रोटी ना खाएं या एक वक्त का खाना ना खाएं या आपको एक से ज़्यादा वक्त के लिए खाना मुनासिब ना मिले तो ये फाका या भूख नहीं है, बल्कि फाके से मुराद ये है, फाके से मुराद हम ये लेंगे कि आपको मुसलसल खाने के लिए कुछ ना मिले या आपको अगर कुछ मिला है तो वो भी इस कदर कम हो कि अभी मज़ीद आपके अंदर खाने की तलब बाकी हो और आप इस बात पे सोच रही हूँ कि अगला खाना मुयस्सर होगा या नहीं होगा. इट मीन्स एक वक्त का खाना मिस हो जाना सही मानों में भूखा होना नहीं है या फाका नहीं है, बल्कि मुसलसल दिनों तक खाना ना मिलना या इस कदर मिलना जिससे आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी ना हो उसे फाका कशी या भूख का होना कहेंगे. इसके अंदर एक वाक़या लिखा हुआ है. ऑर्थर होपक्राफ्ट ऑफ द गार्डियन सेड ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन आफ्टर विजिटिंग अ न्यूट्रिशन सेंटर इन कीनिया. कीनिया के अंदर एक ग़िज़ाई मरकज़ का दौरा करने के बाद ऑर्थर होपक्राफ्ट लिखता है कि वहाँ के जो बच्चे थे वो ऐसे लग रहे थे जैसा कि वो अंधे हों. उनकी टांगें बिल्कुल ऐसी थी जैसा कि मलट्ठी की लकड़ी होती है, बिल्कुल नरमो नाजुक, और 2 साल के बच्चे का वजन 10 पाउंड से भी कम था. यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. समटाइम व्हाट राइटर मीन्स बाय हंगर, फाके से क्या मुराद है उसके मतलब पूछा जाता है, या समटाइम दूसरा क्वेश्चन भी इसके मतलब ऑथर होप क्राफ्ट के मतलब उसकी जो राय है बच्चों के मतलब उसका भी पूछा जाता है. यहाँ पे आगे हमें बताया गया है फेमाइन्स हैव बीन अ प्रॉब्लम इन द बिगिनिंग ऑफ टाइम. कहत साजी शुरू से ही एक मसला रहा है और हर दौर के अंदर कोई ना कोई कहत रोनमा होता रहा है और उससे हज़ारों अमवात भी होती रही है. पहला जो कहत है जिसके असरात मिलते हैं, जिसकी एविडेंस मिलते हैं, वो इजिप्ट के अंदर फ़िरौन के ज़माने में कहत था और उस ज़माने में दरिया नील में 7 साल तक तुग़यानी नहीं थी, दरिया नील खुश्क हो गया था. इवन दो कि उसके अंदर अनाज बिल्कुल नपैद हो चुका था. वो लोग जो पहले भागते थे वो चल नहीं सकते थे और जो खुराक या गंदम स्टोर करने वाले ज़ख़ीरे थे जब उनको तोड़ा गया, जब डब्बे थे जब उनको तोड़ा गया तो वो खाली थे. ये सूरत हाल थी. तो ये भी समटाइम क्वेश्चन आ जाता है कि फ़िरौन के ज़माने में कहत की क्या हालत थी या किस तरह के हालात उसने पैदा किए. तो नेक्स्ट मूव करते हैं. बाइबल के अंदर भी कहत का काफ़ी ज़्यादा जिक्र है. इवन दो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर 18th सेंचुरी तक तकरीबन कुछ 350 के लगभग कहत आए और इसकी अगर हम एवरेज देखें तो हर 5 साल के बाद कहत बनता है. इसके साथ यूरोप में भी कहत साली के एविडेंसेस जो है वो मिलते हैं और साथ लोक कहानियों के अंदर, फोक टेल्स के अंदर भी, रॉबिन हुड की स्टोरीज के अंदर
रॉबिन हुड को हीरो के तौर पर दिखाया गया है। लोक कहानियों के अंदर इसका जिक्र मिलता है कि वो खुराक की किल्लत के ज़माने में अमीरों से छीनता था और गरीबों को देता था, और रॉयल फॉरेस्ट, शाही जंगलों से वो ज़बरदस्ती शिकार किया करता था। लेकिन यूरोप के अंदर आने वाले कहत कम डिजास्टर्स थे, यानी तबाहकुन थे। चीन के अंदर एक सदी के अंदर ही तकरीबन 90 कहत पड़े, और 9.5 मिलियन पीपल, 9.5 मिलियन, 95 लाख तकरीबन लोग जो हैं वो इस कैद से दुनिया से चल बसे। रशिया के अंदर 1921 और 1922 के अंदर कहत पड़ा, और हज़ारों लोग, बल्कि मिलियन लोग जो हैं, लाखों लोग इससे चल बसे। इसी तरह बंगाल के अंदर 1969 टू 1970 के अंदर कहत आया। बम्बे के अंदर, इंडिया के अंदर 1942 के अंदर कहत पड़ा, जब इंडिया के अंदर चावल की फसल पैदा नहीं हुई थी। इसी तरह इंडिया के अंदर 1964 और 1965 के अंदर एक कहत पड़ा जो इंतहाई तबाहकुन साबित हुआ, और इसकी रीज़न क्या थी? इसकी रीज़न मानसून की बारिशों का ना होना था, और एक बड़े पैमाने पर इंडिया के अंदर तबाही फैली। लोगों ने, जब बाकी ममालिक ने इसकी सपोर्ट करने की कोशिश की, यानी खुराक भेजी, लेकिन तरसील का एक बहुत बड़ा मसला था। तरसील का प्रॉपर बंदोबस्त ना होने की वजह से खुराक प्रॉपर तकसीम ना हो सकी। अगर हम इस दौर की बात करें, आज के दौर की बात करें, तो आज सिर्फ खुराक का ही मसला नहीं है, बल्कि मुसलसल आबादी में इजाफा भी इसकी, या कहत साली की एक बहुत बड़ी वजह है। आबादी के अंदर मुसलसल इजाफा जो है वो होता जा रहा है, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। इसको राइटर ने बल्कि एक स्नो बॉल, बर्फ़ के बड़े गोले की तरह उससे तशबीह दिया है, कि एक ऐसा बड़ा बर्फ़ का गोला जो जब लड़खड़ाता हुआ, वो एक बर्फ़ के तोदे की शक्ल अख्तियार कर लेता है, और जैसे जैसे वो लड़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, और साथ साथ उसका साइज़ बढ़ता जाता है। यहाँ पे एक अदाद-ओ-शुमार दिए गए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक दुनिया की आबादी 200 से 300 बिलियन के दरमियान थी, जो 1650 से लेकर 1850 के दरमियान डबल होगी, और अगेन उसके बाद 1000 मिलियन तक पहुंची। अब अगर हम बात करें तो ये 300 मिलियन, जब नहीं राइटर उस वक्त की बात कर रहे हैं, और अगर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ रेट विच वुड डबल एट द नंबर इन ओनली 40 ईयर्स, यानी जब ये एस्टीमेट लगाया गया था, तखमीना लगाया गया था, उस वक्त ये दादा-ओ-शुमार शो किए गए कि अब जिस रेट से बढ़ रही है, जिस शरह से बढ़ रही है, कि अगले 40 साल में ये डबल हो जाएगी। अगर हम अब की बात करें रीसेंट, तो ये आबादी तकरीबन 8 अरब से भी ज़्यादा हो चुकी है। अब दो वजूहात हैं। अगर इसी स्पीड से आबादी बढ़ती रही, तो आने वाली 2 से 3 सदियों के अंदर दुनिया में इतने ज़्यादा लोग होंगे कि सिर्फ लोगों को खड़ा होने के लिए ही जगह मिलेगी, काश्तकारी के लिए, जब फसलों के लिए जगह नहीं बनेगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि डेथ रेट बर्थ रेट से कम है, यानी बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है। फॉर एग्जांपल इन यूके द बर्थ रेट फॉर, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये क्योंकि क्वेश्चन आता होता है। फॉर एग्जांपल इन द यूके द बर्थ रेट फॉर 1963 में numbers of birth per 100 population was 18.2 and the death rate was number of death per 100 point was 11.6। पैदाइश जो थी वो 18.2 थी, और शरह अमवात जो थी वो 16.6 थी पर 1000। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर भी 6.6 पर 1000 का इजाफा हो रहा था। पहले एक और भी मसला ये था कि जब बच्चे पैदा होते तो उसके अंदर से सिर्फ एक पोर्शन ग्रो अप करता था, लेकिन अब बीमारियों पर क्योंकि कंट्रोल कर लिया गया है, हॉस्पिटल्स के हालात बेहतर हैं, इसकी वजह से 920 के अंदर से 19 बच्चे जो हैं वो तकरीबन जवानी को पहुंच रहे हैं। आबादी को अपनी जगह पर रखने के लिए, इसी हालत में रखने के लिए, अब हर जोड़े को ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि वो आबादी को रिप्लेस कर सकें, ताकि उनको रिप्लेस कर सकें। नेक्स्ट मूव
सकते हैं। इसके साथ एक और मसला ये है, अब क्योंकि बीमारियों पर बेहतर कंट्रोल की वजह से या कहत साली पे कंट्रोल की वजह से, बेहतर खुराक के मुयस्सर होने की वजह से डेथ रेट भी डिक्रीज हो गया है। डेथ रेट के डिक्रीज होने की वजह से ये भी एक मसला है कि क्योंकि पैदाइश ज़्यादा हो गई हैं, बेशक उसको कंट्रोल किया गया है, अमवात कम हो रही हैं, लेकिन आबादी के अंदर इजाफा उसी स्पीड के साथ जारी है। इसके साथ साथ यूएसए के अंदर एक औरत एवरेज 3 बच्चे पैदा करती है। इसका मतलब ये होगा कि आने वाली नस्ल के बाद तकरीबन हाफ आबादी जो है वो मजीद ऐड हो जाएगी। इसके साथ साथ एशिया और मशरक़ बईद में बीमारियों पर बेहतर कंट्रोल की वजह से, एपिडेमिक कंट्रोल की वजह से शरह अमवात में बहुत बड़ी हद तक कमी आई है। फॉर एग्जांपल इन साइलोन श्रीलंका में डेथ रेट जो है वो 1/3 हद तक रिड्यूस हो गया था जस्ट इन 2 ईयर्स। श्रीलंका के अंदर मलेरिया से बहुत ज़्यादा अमवात होती थी, लेकिन डीडीटी एक पाउडर जो है जरासीम कुश, इसकी डिस्कवरी के बाद, मॉस्किटोज को ख़त्म करने के बाद उसकी डेथ रेट जो है तकरीबन 2/3 कम हो गई थी। इसी तरह एक बीमारी यॉज जो है ये एक जल्दी बीमारी थी। सबसे पहले इसकी वजह से जिस्म पर पिंपल्स यानी फिंसियाँ निकलती थी, उसके बाद ये फिंसियाँ बढ़ती हुई ब्लॉचेस या बड़े बड़े धब्बे बन जाते थे, और बाद में ये सूरत हाल जब बिगड़ती थी तो एक फोड़ों का रूप धार लेती थी और ये जिस्म पर फैल जाती थी और नसूर बन जाती थी। इसकी वजह से पट्टे तबाह हो जाते थे और हड्डियों की शक्ल बिगड़ जाती थी। ये भी समटाइम क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, और मरीज बदहाल हो जाता था इवन दो कि वो मर जाता था। जब पेंसिलिन दरियाफ्त हुई तो पेंसिलिन के दरियाफ्त के बाद ये पता चला कि इस बीमारी का इलाज ज़्यादातर सूरतों में महज 1 इंजेक्शन या 2 इंजेक्शन से पॉसिबल था। इस सूरत हाल में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो यही है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस और शऊर पैदा किया जाए कि वो अपने ख़ानदान का हुजम कम रखें। लेकिन जब इस पे स्टडी की गई तो इसमें बहुत ज़्यादा पैराडॉक्सेस या तजादात सामने आए। इट मीन वो ममालिक जो अपनी आबादी को बेहतर सहूलियात दे सकते हैं वहाँ पे आबादी कम है, और जो ममालिक अपनी आबादी को बेहतर सहूलियात नहीं दे सकते वहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है। इसकी एक एग्जांपल हमें यूं भी मिलती है, वो ममालिक जिन्हें तरक्की पजीर ममालिक कहा जाता है। 2 तरह के ममालिक हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक जैसा कि इंग्लैंड, बरतानिया, अमेरिका वगैरह, फ्रांस वगैरह, और तरक्की पजीर ममालिक जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड सो ऑन। अब तरक्की पजीर ममालिक जो अपनी आबादी को अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते, उनकी हालत ये होती है कि वहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होता है, और इनकी निशानी ये होती है कि गलियों में बच्चे बड़े ज़्यादा होते हैं, गलियों में भिखारी घूम रहे होते हैं और जगह जगह मांग रहे होते हैं। इनकी गलियाँ कच्ची और बाज़ार कच्चे होते हैं, फैक्ट्रीज़ इनकी अपनी नहीं होती, आमतौर पर इनके पास पावर और लाइट के मसाइल ज़्यादा होते हैं, रोड की हालत खस्ता होती है, और जो चीज़ें जी एक्सपोर्ट करते हैं वो रॉ कंडीशन में होती हैं, और साथ साथ इनके यहाँ प्राइस मैकेनिज़्म नहीं होता, प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन या अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा होता है, और इनकी इकॉनमी बुरी तरह से मुतासर होती है। सेकंड ये है कि इनके लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इट मीन्स इनका लिटरेसी रेट बहुत कम होता है। ख़ास तौर पर जो बूढ़े होते हैं या ओल्ड एज उम्र सीधा लोग होते हैं वो पढ़ लिख नहीं सकते, और इनके मसाइल इस वजह से ज़्यादा होते हैं। अब 2 मसाइल की यहाँ पे अक्कासी की गई है। एक तो इनकी इकॉनमी अच्छी नहीं होती, इट मीन्स अपने लोगों को बेहतर सहूलियात मुयस्सर नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम ये डिस्कस की गई है कि इन्हीं के यहाँ ऐसे ममालिक के अंदर ही शरह अमवात के साथ साथ शरह पैदाइश भी बहुत ज़्यादा होती है। इसका हल क्या है? इसका एक ही हल है जो ऑफर किया जा सकता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए।
پہلے جنگوں کے اندر بھی بہت زیادہ اموات ہوتی تھیں، یعنی اب بھی ہیں، لیکن جنگوں کے اندر تو انسان ارادتاً اگر فیصلہ کر لے تو جنگوں کو ٹالا جا سکتا ہے۔ یعنی لوگوں کے مرنے کی دو بڑی وجوہات تھیں، قحط سالی اور جنگیں۔ جنگوں کو تو ٹالا جا سکتا ہے، لیکن دوسرا مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے، جنگوں کی صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ایک گروہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے اور دوسرا گروہ غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے، تو جو لوگ غریب ہو رہے ہوتے ہیں وہ پھر اپنی سہولیات واپس لینے کے لیے یا اپنے رائٹس کو واپس لینے کے لیے امیروں پر حملہ کرتے ہیں، اور جس سے جنگ کی سچویشن پیدا ہوتی ہے۔ اس کا بہتر سلیوشن کیا ہو سکتا ہے، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ دا اونلی لانگ ٹرم آنسر، اور یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، آف دیز کنٹریز از ٹو ریڈیوس دیئر برتھ ریٹ۔ ایسے ممالک کو چاہیے کہ وہ اپنی شرح پیدائش کو کم کرے، بٹ ایز آئی ہیو ایکسپلینڈ دس ول ٹیک ٹائم اینڈ اٹ از ناٹ ٹو اچیو۔ لیکن یہ کام بہت مشکل ہے اور ٹائم ٹیکنگ ہے، اس کو آسانی کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ What we must do in the meantime is to keep alive as many people as we can, and at the same time make every effort to encourage the limitation of the families۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا جو مقصد ہے، جو ہمارے بس کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کریں اور ان کو اپنی فیملی کو محدود کرنے کی ترغیب دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت مشکل چیپٹر نہیں ہے، آسان سا چیپٹر ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ چیپٹر آپ کا کلیئر ہوگا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔